हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं सदिश राशियां। जैसा कि मात्रक एवं मापन में राशियों के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ एक नया लेसन है जिसमें हमें सदिश राशियों के बारे में पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, फिजिक्स में आगे काफी काम में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सदिश राशियां। जैसे कि मात्रक एवं मापन में वहां आपने पढ़ा था सदिश राशियों को, ठीक वैसे ही यहाँ पर है ये सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड, आंकिक मान, दिशा की आवश्यकता होती है, तथा वे राशियां जो सदिश राशियां हैं वे सदिश संयोजन के नियमों का पालन करती हैं। उन राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां। तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशियां सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें निरूपित या प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान, उनकी आंकिक मान व दिशा की आवश्यकता होती है, तथा ये राशियां सदिश संयोजन के नियम का पालन करती हैं। वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए आंकिक मान व दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती है, तथा जो सदिश संयोजन के नियम का पालन करती हैं क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। आंकिक मान और दिशा की आवश्यकता हो तथा वे जब संयोजन हो उनका तो सदिश संयोजन नियम का पालन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर बात करें, उदाहरण क्या है इनके एग्जांपल्स में, जैसे वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब की सब सदिश राशियां हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता है और आंकिक मान की। जैसे विस्थापन, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 4 मीटर। अब हमने यहाँ दिशा नहीं लिखी, जैसे कि आपसे कहा गया कि 4 मीटर चले जाओ, तो 4 मीटर ये दूरी चलनी है आपको, वो विस्थापन नहीं है। अगर आपसे कहा जाए 4 मीटर उत्तर दिशा में चले जाओ, तो ये विस्थापन सदिश राशि है। किसी ने कहा आपसे कि 10 किलोमीटर चले जाओ, भाई किस डायरेक्शन में चले जाए, ऐसा डायरेक्शन बताया ही नहीं था उसने, तो आपको दूरी तय करनी, किसी डायरेक्शन में चले जाओ, आप डायरेक्शन लेस हो सकते हैं, आपको दिशा नहीं पता। जैसे कि 12th कर लिया आपने, 12th करते समय हमने सोचा नहीं था कि हमारा एम क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे, तो अब तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी, खूब सारी अपॉर्चुनिटी है, किसी डायरेक्शन में चले जाओ, तब आप आदेश हो गए। हाँ, फिर आपका कोई मतलब लक्ष्य नहीं ले सकते उस कंडीशन में, आप प्री डिफाइंड होना चाहिए हमारे पास। तो जैसे 12th करने से जब पता है कि मुझे यार एम्स हिट करना है, मुझे जेई निकालना है, तो आपका पहले से डायरेक्शन पता है आपको, तो आप उसमें कैसे हो, वेक्टर क्वांटिटी रहेंगे, आप ठीक होंगे। और जब आपको पता ही नहीं है कि पढ़ रहे, 12th कर लिया, 12th का ओपन मिल गया आपको, एक बीएससी कर लें, क्या करें भाई, इंजीनियरिंग में चले जाए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कर लें, क्या करें, तो ये क्या एक तरीके से स्किल अप क्वालिटी हुई। तो जैसे यहाँ पे 4 मीटर बताया आपको, और इसके साथ दिशा कह दी जाए, ऐसे कह दिया पूर्व में चले जाओ, पूर्व में चले जाओ 4 मीटर पूर्व, तो ये सदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी फिर? ये सदिश। और सदिश में क्या है? ये विस्थापन है। कोई व्यक्ति किसी एक ब्लॉक पर, ये मान लो कोई ब्लॉक रखा है और इस पर 4 मीटर का बल लगा रहा है इस दिशा में, तो ये सदिश को निरूपित कर रहा है। क्या है ये? सदिश। तो इस तरीके से हम ये करते हैं सदिश राशियां। इनको निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण की बात है, किस प्रकार से निरूपण किया जाता है सदिश राशियां। सदिश राशियों
का निरूपण। तो दो तरीके से लिखते हैं इनको, एक तो चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एक समीकरण द्वारा। चित्र द्वारा और दूसरा समीकरण से। देखेंगे अभी कैसे। चित्र से कैसे, देखो ऐसे ये लिखती है, ये क्या है, कोई सदिश है, ठीक है, ये सदिश है चित्र में, जैसे ये बनाया हुआ है, तो ये ओ से बी तक लिखा है ऐसे, और ओ बी लिख दिया यहाँ पे, तो ये सदिश है, चित्र से ऐसे लिखा जाता है। और इसका जो आंकिक मान है इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आंकिक मान अथवा इसका मान कह सकते हो सिंपली, वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, सदिश की जो लंबाई है, सदिश की लंबाई के। दूसरा, अब देखो यहाँ दो तीन चीज समझ लो आप, ये वेक्टर इतना बड़ा है और ये वेक्टर इतना बड़ा है, तो ये वेक्टर छोटा है, तो ये वेक्टर क्या है, बड़ा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा। ये हेड है, ये शीर्ष है इसका, ठीक है, इस वेक्टर। ऐसे ये जहां ये एरो बना होता है तो ये होता है यहाँ शीर्ष, ठीक है, और इसको बोलते हैं पूंछ, यहाँ टेल, इसको कह देते हैं टेल, और ये क्या है, हेड। तो हेड और टेल, शीर्ष और पूंछ, ये प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम। तो जिधर शीर्ष होता है उस दिशा, वो होती है दिशा उस सदिश राशि की, ठीक है। शीर्ष जिधर होगा वो दिशा को निरूपित करता है। अब समीकरण से देखो, समीकरण से कैसे निरूपित करते हैं, समीकरण द्वारा, सेकंड, समीकरण द्वारा निरूपण। समीकरण द्वारा निरूपण कैसे करेंगे, तो समीकरण लिखा हो यहाँ पे 3i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है, ऐसे। ये कोई समीकरण है, तो ये एक सदिश है, मान लो सदिश ए से लिखा हुआ है मैंने इसको, तो एक सदिश है। अब यहाँ ये समीकरण रूप में ये जो लिखा है मैंने, ये सदिश को बता रहा है। अगर नहीं भी लिखता ना यहाँ पे वेक्टर, ऐसे ही छोड़ देता, तो ये सदिश हो जाता। ये क्या है, एक सदिश राशि है, कोई सी भी हो, क्योंकि यहाँ समीकरण में यहाँ आई कैप लिखा है, जे कैप लिखा है, के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, देखो आई कैप जहां लगा हो, या तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर प्लस लगा है तो ये निरूपित करता है, ये निरूपित करता है धन एक्स एक्सिस की ओर, दिशा होगी, निरूपित करेगा दिशा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की ओर। और अगर ऋण है तो निरूपित करेगा ये ऋण एक्स अक्ष की ओर। दिखाई दे रहा है ना आपको, थोड़ा फोकस ज्यादा आ रहा है इस जगह पे, ये सनलाइट आ रही है विंडो से होकर के, तो इस वजह से थोड़ा सा पिक्चर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे विजिबल होगा आपको, है ना। और यहाँ जे कैप ऐसे, जे ये आई एक्चुअली लिंक होता है एक्स एक्सिस से, और जे कैप लिंक होता है वाई अक्ष से, ये एक्स अक्ष से और ये वाई अक्ष से, और जो के होता है वो होता है किससे, जेड अक्ष से। अब यहां भी ऐसे ही सेम होगा, प्लस में होगा या नेगेटिव होगा। अगर धन में है ये तो निरूपित करेगा ये दिशा निरूपित करेगा पॉजिटिव वाई अक्ष की ओर, ठीक है। अगर ऋण में है तो ये दिशा निरूपित करेगा माइनस ऋण वाई अक्ष की ओर। ऐसे ही ये प्लस के है तो निरूपित करेगा दिशा धन जेड अक्ष की ओर, और अगर ये माइनस के साथ है तो ऋण जेड अक्ष की ओर। तो मैंने तीन चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली है। एक तो सदिश राशियों की परिभाषा क्या है कि सदिश राशियां क्या होती है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बताया उनके उदाहरणों को, और उनको उदाहरण से मैंने एग्जाम्पल बेस आपको समझाया।
आपने फिर डिस्कस किया सदिश राशियों का निरूपण, तो चित्र द्वारा निरूपण करते हैं उनका, और दूसरा करते हैं किससे हम, समीकरण से। तो समीकरण द्वारा निरूपण मैंने ये लाइट वाले पोर्शन में दिखाया हुआ है। वेक्टर ए बराबर लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो आई कैप यहां बताया हुआ है कि आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप बताता है एक्स अक्ष को। अगर धन है तो धन एक्स अक्ष की ओर दिशा हो जाएगी, और ऋण है तो ऋण एक्स अक्ष की हो जाएगी। अगर प्लस साइन है तो धन वाई अक्ष की ओर हो जाएगी, ऋण की हो जाएगी। जे पेंट करता है वाई को, के पेंट करता है जेड अक्ष। ठीक है, अभी आपको थोड़ा कम विजिबल हो रहा है, इधर नोट करेंगे हम। ओके, अब देखो हमें निरूपण समझ में आ गया, तो सदिश राशियों का निरूपण बता दिया। और एक चीज और कि ये आंकिक इनका जो मान है वो सदिश की लंबाई के समानुपाती होता है। जिसकी लंबाई ज्यादा उसका मान उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अब आप कह रहे हो जितना कोई लंबा होगा उसकी वैल्यू, ऐसा नहीं है। आप इंसान हो और इंसान में ब्रेन वर्क करता है, ठीक है ना, तो अपनी शार्पनेस बढ़ाओ, लंबाई भी काम आती है, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें सही होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे सदिश राशियों के प्रकार। सदिश के प्रकार, तो दो प्रकार की सदिश राशियां होती हैं। देखो पहली सदिश होती है ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश होती हैं, और एक होती है अक्षीय सदिश। पहले ध्रुवीय सदिश देख लीजिए, ध्रुवीय सदिश राशियां कौन सी होती हैं। ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु होता है, जिनका कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश। वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु हो, वे सदिश ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु हो वे सदिश क्या होते हैं, ध्रुवीय सदिश। जैसे एग्जाम्पल में इनके उदाहरण क्या है, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, ये सब इनके उदाहरण है। किसके, ध्रुवीय सदिशों के उदाहरण है। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश कौन से होते हैं, ये वे सदिश हैं जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं तथा जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की ओर होती है। वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तथा इनकी दिशा घूर्णन अक्ष की ओर होती है तथा इनकी दिशा किधर होती है, घूर्णन अक्ष की ओर होती है। क्या कहलाती हैं, अक्षीय सदिश। अक्ष की ओर होती है वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तथा इनकी दिशा घूर्णन अक्ष की ओर होती है, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अक्षीय सदिश कहलाती है। तो समझ में आया आपको, अक्षीय सदिश वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव, कैसे, ऐसे किसी को घुमा रहे हो आप, ऐसे किसी
की के थ्रू हम कोई बोल्ट टाइट करें या लूज करें तो आप देखते हो उसका एडवांसमेंट किधर हुआ, मार्कर की साइड, या तो इस साइड में ओपन कर रहे हो, लूज कर रहे हो उसको तो इधर आएगा, टाइट कर रहे हो तो इनवर्ट टू द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर ऐसे जाएगा यो, या तो इधर इन्वायरमेंट हो रहा होगा या इधर। उसकी दिशा क्या कर लेते हैं हम दाहिने हाथ के नियम से, राइट हैंड स्क्रू रूल, जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सदिश होते हैं। अब इन्हीं सदिशों को अलग अलग सब कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, उनको हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। समान सदिश, दूसरे असमान सदिश, एक एक की बात कर लेते चलो। समान सदिश, वे सदिश जिनके मान मतलब जिनका आंकिक मान, जिनके आंकिक मान व दिशा समान हो, वे सदिश जिनके आंकिक मान व दिशा समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, समान सदिश मतलब ऐसे, एक सदिश ए है, एक दूसरा इसी दिशा बना दिया उतनी ही लंबाई का, दोनों की लंबाई क्या है बराबर, देखो इसकी लंबाई इतनी है, इसकी भी इतनी है, दोनों सदिश हैं, तो यहां सदिश ए बराबर हो गया किसके, सदिश बी के। ध्यान रखेंगे दोनों क्या क्या, दिशा और आंकिक मान समान होने चाहिए, तब तो क्या कहलाते हैं, सदिश समान सदिश होंगे। ठीक है, असमान, असमान कौन से होंगे, इनमें से कोई सी भी एक, या तो दोनों या कोई एक अलग हो जाए, भिन्न हो जाए, वे सदिश जिनके आंकिक मान या दिशा दोनों अथवा कोई एक, आंकिक मान और दिशा दोनों अथवा कोई एक भिन्न हो, ऐसे सदिश असमान, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो असमान सदिश में आप कुछ भी ऐसे, एक वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों कैसे हैं, ये मान लो ए हो यहां और ये बी है, तो ए हमारा बराबर नहीं है किसके, बी के, तो ये क्या है, असमान सदिश है। तो समझ में आया आपको असमान सदिश क्या होते हैं और समान सदिश क्या होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश कौन से होंगे, वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, समांतर सदिश कहलाते हैं। केवल दिशाएं समान होनी चाहिए, जैसे एक ये बनाया दूसरा ये बना दिया, ये समान का सदिश है। जैसे ये बनाया एक,
एक ऐसे बना दिए यहाँ पे, सपोज कुछ समान दिशा बना दी। ये दोनों क्या है, समांतर सदिश के उदाहरण। ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मान लो बी वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, तो ये सब समांतर सदिश के उदाहरण। असमांतर सदिश, असमांतर सदिश मतलब जिनकी दिशाएं क्या हो, एक दूसरे के विपरीत। वे सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं, क्या कहलाते हैं, असमांतर सदिश। असमांतर सदिश कहलाते हैं। समांतर समझ में आया, असमांतर समझ में आया। मतलब वे सदिश, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, समांतर का मतलब ये नहीं है, ठीक विपरीत हो जाती है। विपरीत सदिश क्या होते हैं, ये समांतर को लिख देते, चलो समांतर वे सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के से भिन्न हो, एक दूसरे से भिन्न होती है, मतलब अलग अलग भिन्न होती है। असमान सदिश और असमानता सदिश कहलाते हैं। वो लिखा था विपरीत सदिश, क्या लिख दिया था मैंने वहां पे, विपरीत सदिश। हम देखेंगे विपरीत सदिश क्या होते हैं। तो एक आ रहा है, आपको नोट करते हैं ना धीरे धीरे आप इन सबको। विपरीत सदिश, तो विपरीत सदिश कौन से होते हैं? विपरीत सदिश वे सदिश होते हैं जिनके आंकिक मान तो समान हो और जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत सदिश ऐसे सदिश जिनके आंकिक मान समान हो व दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो। ऐसे सदिश जिनके आंकिक मान समान हो व दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, तो वो ये इस दिशा में इतनी लंबाई का, इसके ठीक विपरीत दिशा में ऐसे, ये ऐसे इस दिशा में है। ये इन दोनों की लंबाइयां बराबर है और देखो ये इस तरीके से, ये देखो लंबाई दोनों के बराबर होगा, आंकिक मान बराबर हो गई, दिशा दोनों की ठीक एक दूसरे के क्या है, विपरीत। इनको कहते हैं विपरीत सदिश। ठीक है। एक होते हैं समतलीय, जैसे जैसे नाम है ना, इनके नाम के आधार पर आसानी से हम इनका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। समतलीय सदिश,
वे सदिश जो किसी एक तल में उपस्थित होते हैं, वे सदिश जो एक ही तल में उपस्थित हो, एक ही तल में उपस्थित हो, समतलीय सदिश कहलाते हैं। एक ही तल में मतलब जैसे आप देखो, ये दो मैंने मार्कर ले लिए, तो ये दो सदिश जो हैं किसी एक तल में लाई कर रहे हैं। देखो ऐसे, ये वाला एक तल में लाई कर रहे हैं, ऐसे ये, तो ये देखो इस बोर्ड वाले तल में मतलब ये ऊर्ध्वाधर तल है, इसमें लाई कर रहे हैं, ये भी क्षैतिज तल में लाई कर रहे थे। दो सदिश हमेशा एक ही तल में लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर तीन सदिश हैं तो अगर ऐसे सदिश रखा है तो एक ही तल में हो गए, ठीक है। ऐसे रखा है तब भी ऐसे रखा है, यहां तक का कोई सा भी कोण हो या ऐसे हो, इसी में मतलब तल में इस तरह का, एक तल में हो भी सकते हैं तीन सदिश और नहीं भी हो सकते। मान लो ये ऐसे रखा होता मार्कर यहाँ, तो देखो ये तो तल अलग हो गया और ये तल अलग हो गया, इन दोनों का तल अलग हो गया। तो तीन सदिश कभी एक तल में उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। मगर दो सदिश ध्यान रखना सदैव एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दो सदिश कैसे रख लो आप यार, उनको ऐसे रख लो, यूं ऐसे रख लिया तब भी एक तल में लाई कर रहे हैं इसमें क्षैतिज में, ऐसे रख लिया ऊर्ध्वाधर में लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसे रख लो आप तब भी एक तल है, ये एक तल हो गया, ये एक तल हो गया ऊर्ध्वाधर वाला, ठीक है। दो सदिश सदैव एक ही तल में उपस्थित होते हैं और तीन सदिश या तीन से ज्यादा सदिश कभी एक तल में उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी उपस्थित हो सकते। ये निर्भर करता है उनकी स्थिति के ऊपर कि किस प्रकार से हमने उनको अरेंज करके रखा है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे समतली सदिश। अब हम एक सबसे महत्वपूर्ण सदिश की बात करेंगे। थोड़ा इंक कम हो गई, पहले इंक डाल लेते हैं इसमें। महत्वपूर्ण सदिश की बात करेंगे और वो क्या है हमारा, और वो सदिश है कौन सा, एकांक सदिश। कौन सा? एकांक सदिश। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा निश्चित होती है, यानी एक निश्चित दिशा को रूपित करता है और उसका आंकिक मान 1 होता है। एकांक सदिश एकांक सदिश वह सदिश जिसकी दिशा निश्चित होती है मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। वह सदिश जो दिशा को निरूपित करता है, ऐसे लिख लो आप। वह सदिश जो निश्चित दिशा को निरूपित करता है तथा जिसका आंकिक मान 1 होता है। 1 मतलब 1 होता है, ठीक है। आंकिक मान क्या होगा उसका? 1 होता है। एकांक सदिश। इसको निरूपित कैसे करते हैं? इसको ऐसे लिखा जाता है, जो भी सदिश है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये हो गया निरूपण एकांक सदिश। ए पर कैप, एक कैप से निरूपित करते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप, ठीक है। कैसे ज्ञात किया था, उदाहरण से देख समझे। यहाँ पे सदिश निरूपण बताया था मैंने आपको 2 तरीके से, एक तो पिक्चर के द्वारा, चित्र के द्वारा, और एक समीकरण के द्वारा। तो मान लो सदिश ए दिया हुआ है हमें, ये
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट होता है इस तरीके से axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप। ये ax है, ये 3 क्या है? ay है, ये az क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ax क्या है यहाँ? 2, ay क्या है यहाँ? 3, az क्या है यहाँ? 1। जब कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर k नहीं होता तब तो शून्य हो जाता, क्योंकि है ही नहीं। अब k तो लिखा है तो एक का गुणा कर सकते हैं ना, एक का गुणा करने पर ना तो ये बदलेगा ना कुछ होगा इसका। तो a कैप कैसे निकालते हैं? a कैप का मान होता है सदिश a अपॉन इसका आंकिक मान मॉड a। ये मॉड a आंकिक मान को बताता है कि सदिश का आंकिक मान है। सदिश a का, किसका है? सदिश a का आंकिक मान, आंकिक मान को निरूपित कर रहा है। निकालोगे कैसे? देखो मॉड ए यहां रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड होल स्क्वायर, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। तो मॉड ए का मान क्या होगा? मॉड ए है क्या? मॉड ए निरूपित कर रहा है आंकिक मान को, सदिश ए की को। ठीक है, अब हम मॉड ए का आंकिक मान निकाल लें, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? सदिश ए का मान मिल जाएगा। तो देख लेते हैं सदिश ए का मान क्या होगा यहाँ पे, एक अंक सदिश का। अब तो सनलाइट थोड़ा कम हो गई है, विजिबल होगा अच्छे से आपको। ए कैप यहां से हो जाएगा सदिश ए क्या था? देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ए। मॉड ए निकालना पड़ेगा पहले आपको, तो रुक जाए, पहले मॉड ए लिख देते हैं यहाँ, उसको मॉड बोलते हैं, मॉड ए। ax का मान रखो वहां, ax कितना है? 2, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। क्यों? सबके मान रख दिया हम ये ax ay az। सॉल्व कर लो भाई, क्या हो गया? 2 दूनी 4, 3 किया 9 और 1 9 4 13 14 अंडर 14। तो एक अंक सदिश क्या हो गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर 40। ये हो गया एक अंक सदिश का मान। ज्ञात कर लोगे हम किसी भी सदिश का, अगर हमें एक अंक सदिश ज्ञात करना हो तो हम आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आप घर से सॉल्व करेंगे इसको। सदिश ऐसे लिख देता हूं, आपको गिवन है 6i कैप माइनस 2j कैप, ये है सदिश b का एक अंक सदिश। b का एकांक सदिश ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को। दूसरा, आपसे कहा जाए कैसे ज्ञात कर लोगे एकांक सदिश इसका? सीधा सीधा ऐसे ज्ञात कर लोगे, कोई मॉड निकालोगे और उससे भाग देते रहो। अब हम बात करेंगे कि दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करें। दो सदिश दिए हो, उनके मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाएगा? दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, इसको बोलते हैं हेड टू हेड, सॉरी हेड टू हेड मेथड और टेल टू टेल, मतलब शीर्ष से शीर्ष और पूंछ से पूंछ मिला दी जाती है। तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं वहां पे उसका कोण, किसके मध्य में? दो सदिशों के मध्य में। मान लो ये दो सदिश दिए हैं, एक सदिश ऐसे दिया है और दूसरा सदिश ऐसे दिया हुआ है। ठीक है,
इनके मध्य कोण दिया है 30 अंश। आपसे कहा जाता है सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए दो सदिशों के मध्य। तो मैंने मेथड में क्या लिखा है? मैंने मेथड में लिखा है कि या तो आप शीर्ष से शीर्ष मिलाओ या पूंछ से पूंछ मिलाओ। हेड टू हेड मतलब ये शीर्ष है, शीर्ष से शीर्ष, ठीक है, शीर्ष से शीर्ष मिलाओ या पूंछ से पूंछ मिलाओ। तो देखो ना तो यहाँ शीर्ष से शीर्ष मिल रहा ना पूंछ से पूंछ मिली, तो हम क्या करें? उस केस में हम वेक्टर की शिफ्टिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शिफ्टिंग। मतलब शिफ्टिंग का अर्थ क्या है? वो ये वेक्टर को यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, तो आप इस वेक्टर को उसी दिशा में इतना ही बड़ा इसके समानांतर ऐसे ही बना सकते हो। इसका मीनिंग वही रहेगा, बदला नहीं है। इसकी लंबाई ध्यान रखना उतनी रहनी चाहिए और दिशा वही रहनी चाहिए। जैसे कोई वेक्टर ऐसे है ये और मुझे यहां बनाना है, तो मैं उसके समानांतर उतनी ही लंबाई का एक वेक्टर बना दूंगा, तो वही अर्थ है उसका, बदला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसको सॉल्यूशन के लिए? देखो ये सदिश तो था ही था ऐसे, इसको ऐसे रहने दिया मैंने, इसको क्या कर लिया? आगे बढ़ा दिया ऐसे। ये ऐसे आ रहा था, इसी दिशा में ले गया मैं, इतना ही बड़ा बना दिया इसका, जो इतना बड़ा था। अब ये कोण कितना है? 30 अंश। ये कोण होगा यहाँ थीटा। दोनों के टेल के बीच का कोण क्या कहलाएगा? सदिशों के मध्य कोण। तो पूरा कोण कितना होगा? यहां से यहां तक का 180। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30। तो 180 माइनस 30 की बात करोगे तो 150 डिग्री कोण हो गया थीटा। सही समझ आ गया आपको? दूसरा एग्जांपल और देखो, आराम से समझते चलो आप। सपोज करो एक सदिश ऐसे दे दिया और दूसरा सदिश ऐसे दे दिया, तो इनके मध्य में कोण दे दिया आपने 30 अंश। अब वही स्थिति यहां पर है। ये शीर्ष है पहले का और दूसरे का क्या है? पूंछ है। ये एक का हेड है ये और दूसरे की टेल है। यहाँ पे ये हेड है, एक का हेड है दूसरे की टेल है। तो हम क्या करेंगे? इनको दोबारा से प्लॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो जो करते हो इसके समानांतर ये रहा, ये ऐसे आ रहा हुआ इसकी दिशा में ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये हो गया दूसरा वाला ऐसे। अब दोनों के क्या मिल गए? शीर्ष से शीर्ष मिल गए ना, तो शीर्ष से शीर्ष मिल गए। और ये कोण आपको पता था, ये कितना है? 30 अंश। कुल कितना होता है? 180। भाई कितना हो गया थीटा? ये आ गया 150 अंश। ठीक है, इसी में हम दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। ये तो हमारा यहाँ पे शीर्ष है, इसके समांतर इसको यहां भी बना सकते हो आप ऐसे। ये रहा, इसके समानांतर बनाया आपने, ये देखो ध्यान देना, इसके समांतर यहां बना दिया, दिशा वही रखी। अब कैसे कोण ज्ञात करोगे भाई? अब कैसे कोण ज्ञात करें यहां? तो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया ये, इस तरीके से नहीं। आप क्या करो, वो जो ये वाला जो सदिश था ना, इसको तो ऐसे लेने दो। मान लो ये ए है, ये बी है। बी वाले को उसी दिशा में आगे बढ़ा दो आप। बी वाले को कैसे बना सकते हैं? ये मिल गया। अब ये भी कोण पता था आपको 30 अंश। ठीक है, दोनों की पूंछ से पूंछ मिल रही है। यहाँ क्या मिल रहा है? टेल टू टेल मिल रहा है दोनों की। तो ये कोण हो गया दोनों टेल टू टेल। ठीक है, अंदर वाला देखो, ये बाहर वाला नहीं देखोगे आप। ठीक है, ये वाला नहीं देखेंगे। तो ये कोण कितना हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपका 180 माइनस 30 मतलब 150। वहां भी कितना आ रहा था? 150। समझ में आ गया आपको? दो सदिशों के मध्य कोण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? या तो हम हेड टू हेड मेथड अप्लाई करेंगे या हम टेल टू टेल मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? या तो आप हेड टू हेड मेथड अप्लाई कर लो या टेल टू टेल मेथड अप्लाई कर ले। ओके, अब हम लर्न करेंगे सदिशों का संयोजन। क्या लर्न करेंगे? सदिशों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है।
तो अब लर्न करेंगे हम सदिशों का संयोजन। सदिशों के संयोजन में मेथड जो अप्लाई किया जाता है, क्या मेथड होता है उसमें? हेड टू टेल, हेड टू टेल मेथड। मतलब क्या है? पहले सदिश का हेड दूसरे सदिश के टेल से मिलाया जाएगा। पहला जो सदिश है उसका हेड दूसरे सदिश के टेल से मिलाया जाता है, तब हम उनका क्या ज्ञात कर लेते हैं? संयोजन। तो ये हमेशा ध्यान रखो, संयोजन के समय हम किस प्रकार से संयोजन करेंगे, मतलब जोड़ेंगे कैसे। मान लो पहला सदस्य है तो इसका तो हेड ऐसे ही, इसका हेड हो गया, ये दूसरा सदस्य हो कोई, सॉरी ये हो गया दूसरा सदस्य, इसका टेल और इसके किससे मिल रहा है? हेड से, ऐसे। तो हेड टू टेल मेथड, सॉरी हेड टू टेल, हाँ इस तरीके से। तब इनको दूसरी ये जो हम यहां से रेखा खींचे, इसको मिला दो और इसको विपरीत क्रम में ले लोगे तो ये इन दोनों के परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। इसको निरूपित करेगी परिणामी सदिश। ये सदिश ए हो गया मान लो, और ये सदिश कोई हो गया बी। इस प्रकार से हम संयोजन के लिए ये ध्यान रखना है हमें कि एक का हेड, पहले का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा होना चाहिए। हेड टू टेल मेथड यूज करेंगे। ये मेमोराइज रहेगा आपको। बच्चे क्या करते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें हेड किधर रखना है, एक का टेल किधर रखना है, दूसरे का हेड किधर रखना है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी होती है। अब हम बात करते हैं, ये समझ आ गया, ये संयोजन को निरूपित कर रहा है। यहाँ पे ये तीसरी जो भुजा है, ये वाली त्रिभुज बना हुआ है, बेसिकली त्रिभुज के सदिश नियम कहते हैं इसको। तो ये निरूपित कर रहा है इसके परिणामी सदिश, दोनों के परिणामी सदिश को, ए और बी के परिणामी सदिश को। ठीक है। अब सदिश संयोजन के नियम है अलग, और पहले नियम को आज हम पढ़ेंगे, सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। पहला नियम, सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ है बेसिकली। क्या कहते हैं, क्या कह रहा है ये सदिश संयोजन त्रिभुज का नियम? ये कहता है जब किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर निरूपित किया जाता है। द्वारा सुने, जब किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में लेने पर, दो भुजाओं द्वारा दोनों भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर निरूपित किया जाए, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को उन भुजाओं के विपरीत क्रम में लेने पर उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। जब त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर यदि वे दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को उनके विपरीत क्रम में लेने पर उन सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में लेने पर दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को
उनके विपरीत क्रम में लेने पर उन सदिशों के, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को उनके विपरीत क्रम में लेने पर, त्रिभुज की तीसरी भुजा को उनके विपरीत क्रम में लेने पर उन सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। क्या कह रहा है? त्रिभुज का सदिश संयोजन का नियम, त्रिभुज का सदिश संयोजन का नियम ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को उन त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर वह परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। इसको व्यक्त करेगी? उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। लेकिन त्रिभुज की तीसरी भुजा को हम कैसे लेंगे? हम लेंगे उसके ठीक विपरीत क्रम में। कैसे लेंगे हम? उसके ठीक विपरीत क्रम में लेंगे, तब वो क्या करेगी? उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। डायग्राम बनाए यहां देखो, जैसे दो सदिश बना ली मैंने, त्रिभुज की दो भुजाएं बना ली, ऐसे एक ही क्रम में हो, ऐसे तो एक ही दिशा है, देखो इनकी ऐसे एक ही क्रम में ली है। तो तीसरी भुजा हमने ऐसे बनाई है, ये वाली को बंद कर दी, त्रिभुज बना दिया। इसको विपरीत क्रम में लो इस प्रकार से, जैसे ओ ए बी, तो ओ बी ओ ए सदिश और ए बी सदिश के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। यहां आर से रूपित करते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर वो दो सदिशों को व्यक्त करे, तो तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर उन सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यह है त्रिभुज सदिश संयोजन का नियम। अब इसका गणितीय निरूपण देखो, इसकी व्याख्या देखें यहाँ पे किस तरीके से प्रूफ करते हैं। पहले डायग्राम बना रहा हूं यहां, देखें ये है कोई सदिश जो ए सदिश है, ठीक। इसी प्रकार यहां एक ये दूसरा सदिश है, ये सदिश है बी, ये बना दिया। अब इनका परिणामी सदिश ऐसे, ये तो कह रहा है त्रिभुज का नियम, ये हो गई आर यहां, ठीक। इस प्रकार से ये परिणामी सदिश हो गया। और ये वाला इधर वाला क्या है? सदिश बी है ये। तो हम क्या करेंगे, यहां थोड़ी सी रचना करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, ओ ए बी नाम दे देते हैं, ऐसे आगे बढ़ाया, इससे लंब खींच लिया इस पर सी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसकी थ्योरी, चित्रानुसार ओ ए त्रिभुज ओ ए बी की भुजा ओ ए, चित्रानुसार त्रिभुज ओ ए बी की दो भुजा जो एक ही क्रम में है, सदिश ए व बी को व्यक्त कर रही है, त्रिभुज ओ ए बी की दो भुजा जो एक ही क्रम में है, सदिश ए व बी को व्यक्त कर रही है, ये वाली। तथा तीसरी भुजा विपरीत क्रम में है, जो इनके परिणामी सदिश को व्यक्त कर रही है, जो
इनके परिणामी सदिश आर को व्यक्त कर रही है। ठीक है, हमने OA को आगे बढ़ाया, वह B से इस पर लंब खींचा। क्या खींचा है? लंब। कौन सा? BC। अब देखो मैथमेटिकल स्टार्ट हो रहा है, यहां से इसको हटा रहे हैं यहां से। वो तो सदिश के नियम का जो स्टेटमेंट है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो देखो चित्र की ज्यामिति से चल रहे हैं आप। मान लिया इन दोनों सदिशों के मध्य कोण है थीटा। ठीक है, सदिश A व सदिश B के मध्य कोण क्या है? थीटा। माना सदिश A व B के मध्य कोण थीटा है। तो चित्र की ज्यामिति से समकोण त्रिभुज ABC की बात करो, ABC से cos थीटा निकाल लो एक बार। cos थीटा क्या होगा? आधार बटे कोण, मतलब AC बटे AB। तो यहां से AB कितना निकल के आ जाएगा? सॉरी, AC आ जाएगा AB cos ऑफ थीटा। AB का मान क्या है यहां से? B cos थीटा। क्या निकल के आ गया? AC। ठीक है, एक से निकल रहा हूं इसको, AC मिल गया। AC तो यहां से sin थीटा निकाल लो। sin थीटा होता है लंब बटा कोण, मतलब BC बटे कोण AB। तो यहां से BC क्या हो गया? BC हो गया AB, मतलब B sin थीटा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक स्टेप मिस किया है बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ पे लिखा था ना, ये AB के पे ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, AB वहां आ जाएगा, sin का मल्टीप्लाई B sin थीटा। दो समीकरण मिल गए। अब समकोण त्रिभुज देखो OBC, समकोण त्रिभुज OBC से इससे समकोण त्रिभुज OBC। तो समकोण त्रिभुज OBC से बात करें हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये कहती है, आपने पढ़ा है कि कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। अगर इसको सदिश रूप में निरूपित किया जाए, किस रूप में निरूपित करें? इसको सदिश रूप में निरूपित करें हम इसको सदिश रूप में, तो कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे? देखो, OB सदिश बराबर होगा OC सदिश आधार प्लस लंब BC सदिश। ठीक है, अब इसको ऐसे देखें तो ऐसे लिखा जाता है OB सदिश बराबर OC सदिश किसके बराबर है? OA सदिश प्लस AC सदिश प्लस ये BC सदिश हो गया। ठीक है, अब इसको हम जैसे गति रूप में करते आ रहे हैं, कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ऐसे रखना चाहिए। मतलब इसका आंकिक मान की बात करें, मॉड OB बराबर क्या होगा? रूट ऑफ इनका वर्ग OA प्लस AC। आंकिक मान की बात करोगे सबके की हो वर्ग और BC का वर्ग। मान रख दो, OB बराबर हो गया OA। OA कितना है? A। AC कितना है? देखो यहां से प्रथम समीकरण से B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। BC कितना है? B sin थीटा, तो इसका वर्ग करो, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको खोल दो जरा,
ओबी को लिखते हैं आर, वहां आर से निरूपित है वो आर पावर अंडर रूट ए का वर्ग धन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2ab cos थीटा। ये समझ में आया क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ b पे जगह पे क्या है? b cos थीटा है ना, b cos थीटा लिखेंगे तो b cos थीटा का वर्ग ये आ गया और इसका गुणा में आ जाएगा प्लस क्या रह गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास पास लिख लो क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाएगी, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आर क्या आ गया यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बचा क्या ये टर्म 2ab cos थीटा, ये 1 होता है तो आर क्या मिल गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आ गया परिणामी सदिश का आंकिक मान। ये इन दोनों सदिशों का, ये दो सदिश जो थीटा कोण पर कार्यरत थे, इनका परिणामी सदिश आर आ गया ये। ठीक है, अब मान लो ये परिणामी सदिश सदिश ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। ये परिणामी सदिश आर किसके साथ? ए के साथ बना ही रहा है, चित्र में दिख रहा है। तो चित्रानुसार माना परिणामी सदिश सदिश ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है तो चित्र की ज्यामिति से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। हम इसको हटा दें इधर से। अब मैंने चित्र मिटा दिया, कोई बात नहीं, मेमोराइज होगा ना आपके पास तो मुझे याद है, मैं लिख लूंगा, नहीं तो बना देता हूं। देखो यहाँ ये रहा, ये हो गया अल्फा और ये कुछ ऐसे था एक और ऐसे यहाँ से लंब खींचा हुआ था ओ ए बी और सी और ये कोण थीटा और ये हो गया अल्फा, ये था बी और ये था सदिश ए, ऐसे था। वो सारे मान आपको पता है। यहाँ बी सी क्या था? बी सी था बी साइन थीटा और ए सी था ए कॉस थीटा। देख लेना समीकरण मेरे बनाए हुए वहां पे। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं। माना परिणामी सदिश चित्रानुसार परिणामी सदिश माना चित्रानुसार ए के साथ, सदिश ए के साथ मैंने लगा दिया, देखो सदिश लिखने की जरूरत नहीं है, सदिश ए ही है ये। सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, तो चित्र की ज्यामिति से tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, मतलब BC बटा OC। तो tan अल्फा बराबर BC कितना है? B साइन थीटा बटे OC कितना है? OA प्लस AC। तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया? B साइन थीटा बटे OA कितना है? A, आंकिक मान रखेंगे केवल। ठीक है, प्लस AC कितना है? A cos थीटा, सॉरी AC यहाँ A नहीं है, B cos थीटा, सॉरी B cos थीटा। तो यहां से अल्फा का ये मिल गया आपको cos थीटा, ये tan अल्फा, मतलब अल्फा कितना आ गया? अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, पता लगा हमें? एक तो मैंने कोण बता दिया आपको और दूसरा मैंने आपको क्या समझा दिया यहां से, दूसरा मैंने परिणामी सदिश का आंकिक मान निकालना बताया कि परिणामी सदिश का आंकिक मान क्या होगा। ठीक है, अल्फा निकाल लिया। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया है, एक बार रिवाइज करते हैं।
हमने अभी यहां क्या क्या पढ़ा था, पहले सदिश पढ़ा कि सदिश क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए दिशा, आंकिक मान व सदिश संयोजन, इसको ध्यान रखना, इसको भूल जाते हैं। सदिश संयोजन तीनों चीज होनी चाहिए। पहले सदिश की परिभाषा बताई, फिर सदिशों के प्रकार बताए, एक ध्रुवीय सदिश और एक अक्षीय सदिश बताया। ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जिनका प्रारंभिक बिंदु ना हो वे सदिश हमारे ध्रुवीय सदिश नहीं कहलाते, ठीक है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब ध्रुवीय सदिश है। फिर अक्षीय सदिश बताए। अक्षीय सदिश वे सदिश होते हैं कि जिनका डायरेक्शन एडवांसमेंट, मतलब जिनकी जो चलने की दिशा होगी, वैसे घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, ये घूर्णन प्रभाव को बताते हैं, और जिनकी दिशा किधर होती है, अक्ष की ओर, घूर्णन अक्ष की ओर होती है, वो अक्षीय सदिश कहलाते हैं, ठीक। फिर विभिन्न प्रकार के सदिशों के बारे में बात की, समान सदिश, असमान सदिश, एकांक सदिश, विपरीत सदिश, समानांतर सदिश, जितने भी सदिश के प्रकार थे वो सब हमने आपसे एक एक करके डिस्कस किए। जिसमें सबसे अच्छा सदिश हमने पढ़ा, मतलब जो हमारे काम में आने वाला है, एकांक सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश आपने देखा कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश वह सदिश जो एक निश्चित दिशा को निरूपित करे और उसका आंकिक मान 1 होता है, क्या कहलाता है, एकांक सदिश, ठीक। फिर हमने दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, ये तरीका आपको बताया। मतलब या तो हम हेड टू हेड मेथड अप्लाई करेंगे वहां, या टेल टू टेल, या तो शीर से शीर्ष मिलाओ दोनों के, तब आपको मिलेगा, या पूंछ से पूंछ मिलाओगे तब उन दोनों के मध्य कोण हमें पता लगता है। कभी ध्यान रखें कि दो जो सदिश दे रखे हों तो उनके मध्य कोण इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, ठीक। फिर हमने यहां बात की थी सदिशों के संयोजन की, कि सदिशों का संयोजन कैसे किया जाए। तो पहली बात कि सदिशों का संयोजन जब कर पाएंगे कि या तो उसके हेड टू टेल मेथड अप्लाई करोगे, पहले का हेड दूसरे की टेल से मिलना चाहिए। ये रहा, यहां मैंने जो बनाया डायग्राम, ये फर्स्ट का हेड है, दूसरे की टेल है, ठीक, तब अप्लाई होता है। तो आज हमने प्रथम नियम पढ़ा है इसमें, त्रिभुज संयोजन का सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम, सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लेने पर वो दो सदिशों को व्यक्त करे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर वह उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। वहां उसका डायग्राम बनाया परिभाषा लिखने के बाद। फिर हमने उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखा था, अभी मैंने बनाया डायग्राम बनाया था, उसके बाद बताया था कि यहाँ त्रिभुज की दोनों भुजाएं एक ही क्रम में है तथा ये दो सदिशों को व्यक्त कर रही है। फिर तीसरी भुजा इनके विपरीत क्रम में जो इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। चित्र में हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और बी से इस पर एक लंब खींचा। फिर चित्र की ज्यामिति से चले गए, एक बार AC निकाल लिया कॉस की हेल्प से, कॉस थीटा से, और साइन थीटा से BC साइन निकाल लिया था। ये लिखे हुए दोनों मान BC B साइन थीटा आया था, AC B कॉस थीटा आया था। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से ये इसका परिणामी सदिश का आंकिक मान आ गया, r बराबर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हमेशा हमें याद भी रहेगा, रखना पड़ेगा, याद रहे हो भी जाता है क्योंकि प्रैक्टिस में आ जाएगा। दो सदिश हमेशा हर एक चैप्टर में आगे आप देखोगे तो यूज में आएगा, बहुत ज्यादातर यूज में आएगा, इसलिए याद रह जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये एक सूत्र है जो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। फिर मैंने बताया कि कोण कैसे ज्ञात करें, चलो परिणामी सदिश मिला, नहीं तो आंकिक मान है, और सदिश कब होगा जब उसकी दिशा हो। दिशा किससे बताई जाती है, कोण से बताई जाती है। कोण के बारे में हमने डिटेल स्टडी की प्रीवियस चैप्टर से, प्रीवियस वाला जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये यहां हमने निकाला इनको, तो अल्फा निकाला मैंने इस तरीके से, tan अल्फा चित्र की ज्यामिति से लंब बटे आधार से, तो अल्फा ये आ गया tan इनवर्स b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। लेकिन ये अल्फा किसके साथ कोण है, a के साथ। मानक परिणामी सदिश चित्रानुसार a के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो सदिश a के साथ है। और यदि b के साथ अगर देखोगे तो b के देखो ये कोण होगा, फिर ये, तो फिर हमें वहां दूसरे तरीके से इसको निकालना पड़ेगा। जैसे ये मिल जाएगा तो देखो ये होगा यहाँ। अब ये कोण थीटा है,
तो ये 180 माइनस थीटा, तो दो कोण मिल गए, एक तो अल्फा हो गया, ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो तीसरा कोण निकाल सकते हो आप आसानी से यहाँ से। ठीक है, बी के साथ ये कोण निकल के आ जाएगा, याद कर लेंगे। ठीक है, तो एंजॉय द लेक्चर, आप एंजॉय करें लेक्चर को, अच्छे से नोट्स बनाएं, इसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे, कॉपी पेन अच्छे से, राइटिंग में पेंसिल से डायग्राम बनाना, आप सुंदर सुंदर राइटिंग में आप इनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो एंजॉय करो लेक्चर को, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।